प्रोटीन्स को देके प्रोटीन्स पढ़ेंगे। द नेम ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, यानी प्रोटीज मीन द ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये क्या है, यानी प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड्स है और जिसकी मानी यानी प्रोटीज मीन्स यानी प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस है, इंतहाई अहम है। ये क्या है, इंतहाई अहम है। तो प्रोटीन आर द बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन क्या है, यानी बायोपॉलीमर है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे और प्रोटीन्स बना देंगे। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर अमीनो एसिड मिल जाए तो वो प्रोटीन बना देती है। तो ये कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपस में मिलकर यानी प्रोटीन्स बना देंगे। तो प्रोटीन्स आर हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस substances that are made up of amino acid present in all living organism। ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होंगे। प्रोटीन्स में क्या होगा, यानी नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होगा बहुत ज़्यादा मिकदार में। That are made up of अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो एसिड से बनते हैं। प्रेजेंट इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। यानी अमीनो एसिड कहाँ मौजूद होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। और अमीनो एसिड में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होती है। तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम कंसिस्ट ऑफ सल्फर। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ टाइम यानी सल्फर भी मौजूद हो सकती है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। जो ह्यूमन बॉडी है यानी जो इंसानी जिस्म है वो किससे बने हैं, 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स उसमें मौजूद है। इंसान की जो जिस्म है यानी हजारों डिफरेंट प्रोटीन्स उसमें मौजूद है। इंसान के जिस्म में हजारों किस्म के प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद है। प्रोटीन्स तो मौजूद है लेकिन ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट 1000 प्रोटीन्स मौजूद है। दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो ये बात याद रख ले जो मैंने बार बार बताया कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स यानी 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी ह्यूमन की जो बॉडी है वो यानी हजारों मुख्तलिफ प्रोटीन्स उसमें मौजूद होती है और उससे बनती है। दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो इस वजह से हम उसको यानी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। प्रोटीन को हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। ये कहती है कि जो प्रोटीन्स है वो मेजर कंपोनेंट्स है सेल की, यानी मेजर कंपोनेंट्स है प्रोटीन्स सेल के। अगर हम एसेंशियल और हमें ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, हमें ग्रोथ के लिए भी यानी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और इस तरह हम यानी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अबाउट 50 से लेकर 55% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये कहते हैं कि 50 से लेकर 55% जो ड्राई वेट है सेल की वो किससे बना है, यानी प्रोटीन से बना है। सेल ज्यादातर यानी सेल में आधा हिस्सा किसका है, प्रोटीन्स का है। सेल में तकरीबन आधा हिस्सा यानी प्रोटीन से बना है। ठीक है, सेल के आधा हिस्सा प्रोटीन से बना है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। तो ये तो हम जानते हैं कि तमाम प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनेंगे। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना देंगे। तो हम ये कहेंगे कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर द अमीनो एसिड, यानी जो उसकी बुनियादी जो इकाई हिस्सा है वो क्या है, अमीनो एसिड है। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन्स की जो द बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, अमीनो एसिड है। विच आर जॉइंड टुगेदर, और ये अमीनो एसिड जॉइंड होंगे बाय द पेप्टाइड लिंकेज, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में जब यानी ओलिगो और पॉलीसैकेराइड में जब हम बांड बनाते थे दो मोनोसैकेराइड के दरमियान, तो उस बांड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे। लेकिन जब हम अमीनो एसिड को आपस में मिलाएंगे और जब उसमें बांड बनेगा तो उसको
हम ग्लाइको यानी उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं कहेंगे, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे टू फ्रॉम ए हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोपॉलीमर या पॉलीमर्स। तो ये कहती हैं कि जब हम यानी व्हेन द जॉइंट टुगेदर, जब हम अमीनो एसिड को जॉइंट करेंगे बाय द पेप्टाइड लिंकेज के जरिए टू फ्रॉम ए हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, तो ये हाई वेट मॉलिक्यूलर यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स बना देंगे। मैंने बता दिया कि जब हमने ओलिगो और पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड को आपस में मिलाते थे, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे, लेकिन जब हम अमीनो एसिड को आपस में मिलाएंगे तो उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। प्रोटीन वाले जो अमीनो एसिड में आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम यानी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे टू फ्रॉम ए हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। प्रोटीन्स प्रोड्यूस अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो हमें अमीनो एसिड देंगे, क्योंकि वो अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन्स की दोबारा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दोबारा हमें अमीनो एसिड मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स आर, तो अगर हम प्रोटीन्स देके उसकी एग्जाम्पल केराटिन है, एल्बमिन है, लेगोमिन है, कोलेजन है, तो ये क्या है यानी एग्जाम्पल है प्रोटीन के। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स है जो आप देख सकते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन्स की क्या है, अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड को हम कहेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स की। तो ऑल प्रोटीन्स कंटेन 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी जो तमाम प्रोटीन्स बनते हैं उनमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी जो ज़रूरत है हमें, तो वो 4 एलिमेंट्स है। क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। तो ये एलिमेंट्स एसेंशियल है प्रोटीन्स के लिए। मोस्ट प्रोटीन आल्सो कंटेन सम सल्फर, और कुछ प्रोटीनों में सल्फर भी पाया जाता है। दीज एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फ्रॉम कंपाउंड्स, तो ये तमाम एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना देंगे और एक कंपाउंड्स बन जाएगा कॉल्ड अमीनो एसिड, जिसको हम अमीनो एसिड कहेंगे। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है। यानी हम बार बार पढ़ते हैं, एमसीक्यूज में आता है कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ खाली जगह, तो आप कहेंगे कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी अमीनो एसिड है, या हम अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स कह सकते हैं। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ये कहते हैं अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। यानी ये कहते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो किससे बनता है, अमीनो ग्रुप से और कार्बोक्सिल ग्रुप से। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो किससे बनता है, अमीनो ग्रुप से एंड कार्बोक्सिल ग्रुप से बनता है। बोथ आर कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स। ये कहते हैं कि बोथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप से और जो अमीनो ग्रुप से वो दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे सेम कार्बन पर, दोनों सेम कार्बन पर अटैच होंगे, जिसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। यानी ये अल्फा कार्बन है, अगर इससे अगर हम और बना दे तो ये बीटा गेमा, इस तरह आप यानी कह सकते हैं। तो हम जब प्रोटीन्स बनाएंगे तो प्रोटीन्स हम किससे बनाएंगे, अल्फा अमीनो एसिड से। हम प्रोटीन्स किससे बनाएंगे, अल्फा अमीनो एसिड से। तो ये कहते हैं कि जब कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप अटैच होंगे सेम कार्बन पर, तो जो कार्बन है, ये जो कार्बन है क्या है, अल्फा कार्बन है। दे हैव जनरल फार्मूला, तो ये उसका जनरल फार्मूला है। किस तरह, NH2 कार्बन, इस तरफ R ग्रुप अटैच होगा, इस तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा, और इस तरफ यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है। तो ये क्या है, अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है, और ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।
तो ये कहती हैं कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टोटल डिफरेंट अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है। टोटल डिफरेंट अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यानी 20 मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं अमीनो एसिड के, ईच विद द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इन द फार्मूला। ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है यानी जो अमीनो एसिड एक दूसरे से यानी उसके 20 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, वो किस वजह से बनते हैं? अल्काइल ग्रुप्स की वजह से बनते हैं। ये कहते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स बनते हैं अमीनो एसिड के, वो किसके डिफरेंस से बनते हैं? हम अल्काइल ग्रुप्स को चेंज करेंगे। अगर हमने अल्काइल ग्रुप्स की जगह H लगा दिया तो ग्लाइसिन में तब्दील हो जाएगा, तो ये क्या है? अमीनो एसिड है। अगर हम अल्कलाई ग्रुप्स की वजह CH3 लगा दे तो ये और अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर हम अल्काइल ग्रुप्स की जगह हम क्या लगा दे यानी प्रोपाइल लगा दे, ब्यूटाइल लगा दे या आइसोप्रोपाइल लगा दे, तो ये मुख्तलिफ किस्म के 20 अमीनो एसिड बन सकते हैं। किस वजह से? इस एक अल्काइल ग्रुप्स की जगह अगर हम कौन सा ग्रुप्स लगा दे अल्काइल ग्रुप्स की, तो ये मुख्तलिफ किस्म के अल्काइल ग्रुप्स की वजह से मुख्तलिफ अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो वो आप हाई क्लासों में पढ़ेंगे। जब हम इसकी जगह यानी अल्काइल ग्रुप्स यानी क्या लगा दे, इथाइल लगा दे तो क्या होगा, अगर मिथाइल लगा दे तो क्या होगा, अगर आइसो इथाइल लगा दे तो क्या होगा, अगर प्रोपाइल लगा दे तो कौन सा अमीनो एसिड होगा। तो जो अमीनो एसिड तब्दील होंगे तो इस अल्काइल ग्रुप्स की जगह हम कौन सा ग्रुप्स लगा देंगे, तो इस वजह से वो और अमीनो एसिड बन जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ईच विद द डिफरेंट्स अल्काइल ग्रुप्स, जो डिफरेंट्स होती है ये अल्काइल ग्रुप की वजह से होती है इन द फार्मूला। आप कौन सा अल्काइल ग्रुप की जगह कौन सा अल्काइल ग्रुप्स लगाएंगे तो अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड बन जाएंगे और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और इसी तरह हम यानी प्रोटीन्स बना देंगे मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड को मिलाकर, यानी हम प्रोटीन को बनाएंगे। और 20 अमीनो एसिड, तो टोटल यानी 20 अमीनो एसिड है। और बॉडी कैन प्रिपेयर 10 अमीनो एसिड, जो बॉडी है वो सिर्फ 10 अमीनो एसिड को तैयार कर सकती हैं। दीज अमीनो एसिड आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो बॉडी खुद तैयार करते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। और वो कितने हैं? 10। ये कहते हैं कि टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है। और बॉडी कैन प्रिपेयर 10 अमीनो एसिड, और उनमें जो 20 में जो 10 है वो बॉडी खुद तैयार करती है। और जो बॉडी खुद तैयार करते हैं उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। जो बॉडी खुद तैयार करते हैं जो अमीनो एसिड उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। द रिमेनिंग 10 आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, और उनमें जो 10 बच गए एसेंशियल अमीनो एसिड वो क्या होंगे? यानी ये तो नॉन एसेंशियल होंगे और दूसरे एसेंशियल होंगे जो हम बाहर से खुराक से लेंगे, विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। ये कहते हैं को जो जिस्म के लिए ज़रूरत है इस 10 अमीनो एसिड के जो बाकी बच गए, 10 तो नॉन एसेंशियल हो गए जो बॉडी खुद बनाते हैं, लेकिन 10 तो बच गए और वो 10 क्या है? यानी एसेंशियल है। और एसेंशियल उसको हम कहेंगे जो हम बाहर यानी जो बॉडी के लिए तो ज़रूरत है लेकिन हम उसको खुराक से लेंगे। वो 10 अमीनो एसिड हम खुराक से हासिल करेंगे, हमारे जिस्म खुद नहीं बना सकते। तो इस वजह से जो हम बाहर से लेंगे उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। ऑल ऑफ द अमीनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज, जो तमाम अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे तो उस जो बॉन्ड है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। इन प्रोटीन पॉलीमर, द प्रोटीन पॉलीमर इज द बिल्ट बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये कहते हैं कि जब हम प्रोटीन्स पॉलीमर्स बनाते हैं इज बिल्ट टू द कंडेंसेशन, तो हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे बिटवीन किसके? अमीनो एसिड के दरमियान। हम अमीनो एसिड के दरमियान यानी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास यानी वाटर बाहर निकलेगा, वाटर की जो मालिक्यूल है वो बाहर निकलेगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वाटर मालिक्यूल को बाहर निकाल दे और जो आपस में बॉन्ड बनेगा इसको हम यानी पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे।
तो एक अमीनो एसिड ले ले अल्फा अमीनो एसिड और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड ले ले, और ये कौन सा अमीनो एसिड है? जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पर है तो उसको हम यानी L अमीनो एसिड कहेंगे, और जब NH2 यानी राइट साइड पर आ जाए तो उसको हम यानी D अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, और यानी इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अगर किसी ने कहा कि इसको यानी कायरल कार्बन कह सकते हैं, तो कायरल कार्बन यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता सकते हैं कि जब एक ऐसा कार्बन हो जिसमें चारों मुख्तलिफ बांड्स यानी ग्रुप्स या एटम्स मुख्तलिफ किस्म अटैच है, यानी चारों बांडों के मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स या एलिमेंट्स अटैच है, तो उसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। तो हम इसको यानी अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन इसमें ज़रूरत नहीं, तो इस वजह से हम सिर्फ अल्फा कार्बन देखेंगे। तो ये क्या कहते हैं? एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड मैंने बता दिया। यानी एल अमीनो एसिड जब NH2 लेफ्ट साइड पर है तो एल अमीनो एसिड होगा, जब NH2 राइट साइड पर है तो हम इसको यानी डी अमीनो एसिड कहेंगे। तो दो अल्फा अमीनो एसिड या अल्फा एल अमीनो एसिड ले ले दो और उसको आपस में बॉन्ड बना दे और वाटर को रिमूव कर दे, तो एक अमीनो एसिड से OH रिलीज होगा और इस नाइट्रोजन से यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये वाटर बना देंगे आपस में। ये वाटर निकाल दिया गया यानी वाटर मिल गया, और साथ में जो ये N है, N ने यानी कार्बन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये N इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया क्योंकि उन्होंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया नाइट्रोजन से, और कार्बन से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमने यानी OH निकाल दिया हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो ये वाटर निकल गया। तो उसके जो आपस में इलेक्ट्रॉन थे तो कार्बन और नाइट्रोजन ने आपस में शेयर कर दे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को हम यानी पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। द लिंकेज विच joins यानी कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ one amino acid with n amino groups of another amino acid forming the sequence of CONH। तो CONH के साथ बॉन्ड बना देगा और इसको हम यानी पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। इसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम यानी डाइट पेप्टाइड, अगर 3 है तो ट्राईपेप्टाइड, तो इसी तरह हम यानी डाइपेप्टाइड इसको कहेंगे। ठीक है, यानी द लिंकेज जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ और जो अमीनो ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बन गया एक दूसरे अमीनो एसिड, एक दोनों अमीनो एसिड का, तो उन्होंने यानी CONH2 के जो दरमियान बॉन्ड बन गया इसको हम यानी पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, और इस रिजल्टेंट मॉलिक्यूल को हम यानी डाइट पेप्टाइड कहेंगे। डाइड या डाई पेप्टाइड कहेंगे, डाई पेप्टाइड हम इसको कहेंगे। तो एडिशनल कंडेंसेशन रिएक्शन lengthen the chain to produce of polypeptide finally producing agent molecule of protein। तो इसी तरह यानी अगर लॉन्ग चेन बनेगा, 100 अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे तो इसके थ्रू हमें प्रोटीन्स मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो हम एडिशनल कंडेंसेशन रिएक्शन इस तरह अगर हम कंटिन्यू रखें और लेंथ चेन बन जाए तो प्रोड्यूस होगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे इस तरह, यानी बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बन जाएंगे और फाइनली हमें यानी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। इन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आकर आई दिस मीन्स, ये कहते हैं कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स यानी 3 टाइप्स बॉन्डिंग बना देती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड लिंकेज आप इसको कहते हैं, सल्फाइड लिंकेज। तो यानी एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो ज़रूरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो किस में होगा यानी सेकेंडरी में, और टर्शरी में भी हाइड्रोजन होती है। और जब हम यानी डाइसल्फाइड ब्रिज कहेंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये कहते हैं कि ईच अमीनो एसिड हैज़ ए साइड चेन डिसजॉइंट एज आर अल्काइल ग्रुप्स। ये कहते हैं कि जो अमीनो एसिड
कि जो साइड चेन होती है, तो साइड चेन डिसजॉइंट होती है आर यानी अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो मैं बताऊंगा जो अमीनो एसिड है साइड चेन वाली डिसजॉइंट होती है यानी आर अल्काइल ग्रुप के साथ। द वेरियस अमीनो एसिड डिफर इन दियर साइड चेन आर अल्काइल ग्रुप्स। ये कहते हैं कि जो अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं वो किस वजह से डिफरेंस होते हैं, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप क्या होती है, इन्हें डिफरेंस होती है। अल्काइल ग्रुप्स कोई भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल वगैरह। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो डाइसल्फाइड ब्रिज आर फाउंड ओनली इन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। और डाइसल्फाइड ब्रिज जो होगा वो सिर्फ यानी सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स में होगा, जिसमें सल्फर हो उस प्रोटीन्स में यानी ये बॉन्ड होगा। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिज इन प्रोटीन मॉलिक्यूल causes it to the fold or refold to the produce secondary, tertiary and quaternary structure। ये कहती हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मौजूद है, डाइसल्फाइड ब्रिज लिंकेज भी प्रोटीन्स में मॉलिक्यूल्स में अगर मौजूद है, तो वो फोल्डेड या रिफोल्डेड होगा टू प्रोड्यूस यानी सेकेंडरी बना देगा, सेकेंडरी प्रोटीन या टर्शरी प्रोटीन या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स में भी फाइबरस, तो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स दो पर डिवाइड हम करेंगे, फाइब्रस, ग्लोबल प्रोटीन। तो फाइब्रस यानी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स में भी फाइब्रस प्रोटीन, जिस तरह के केराटिन है इन द स्किन। केराटिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है। तो ये वाटर सॉल्युबल, ये सब बातें मैं बताऊंगा। केराटिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है। एंड नील्स, और इस तरह जो नील्स में पाए जाते हैं तो ये क्या है, केराटिन है। नाखून में और जिस्म के जो बनते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। एंड ग्लोबल प्रोटीन्स, और ग्लोबल प्रोटीन्स में क्या है, हेमोग्लोबिन्स। तो हेमोग्लोबिन्स आप जानते हैं यानी ब्लड में मौजूद होते हैं, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं, यानी सेल में ऑक्सीजन को वो पहुंचा देती है। एंड एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज होती है जो यानी बीमारियों के खिलाफ जो लड़ते हैं उसको हम एंटीबॉडीज कहेंगे, एक्सेट्रा। तो क्या होती है, यानी ग्लोबल प्रोटीन्स होती है। तो मैं प्रोटीन्स की बताऊंगा कि फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोबल प्रोटीन्स क्या है। तो ये भी याद कर ले कि फाइब्रस प्रोटीन में केराटिन आती है, और केराटिन कहाँ मौजूद होती है, स्किन में मौजूद होती है, नेल्स नाखून में। और इस तरह ग्लोबल प्रोटीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, हेमोग्लोबिन्स में और एंटीबॉडीज में मौजूद होती है। अमीनो एसिड को देखे तो टोटल अमीनो एसिड बॉडी में कितनी है, या टोटल बॉडी में नहीं, यानी टोटल अमीनो एसिड कितनी है, 20 है। 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल बताऊंगा, पहले भी बताया है लेकिन इस बार फिर बताऊंगा। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 20 है, और 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। तो ये यानी 20 अमीनो एसिड किस लिए बनते हैं, ये इस आर ग्रुप्स की वजह से बनते। अगर हम आर ग्रुप्स की जगह CH3 लगा दे तो ये और अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर हम इस आर की जगह यानी क्या लगा दे, मिथाइल की जगह हम क्या लगा दे, इथाइल लगा दे, तो इथाइल्स की यानी ये और अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये जो 20 अमीनो एसिड बनते हैं इस आर ग्रुप्स की जगह हम कौन सा ग्रुप्स लगाते हैं, तो उस ग्रुप्स की वजह से यानी ये 20 अमीनो मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड बनते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड कितने बॉडी में, 20। 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड ऑब्टेन्ड बाय द डाइट। ये कहते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड उस अमीनो एसिड को हम कहेंगे जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी जो बॉडी खुद नहीं बनाते और हम उसको यानी और चीज़ें से हासिल करते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकते और हम यानी और चीज़ों से उससे हासिल करते हैं, तो उसको हम एसेंशियल कहेंगे। और एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं, 10 है। नॉन एसेंशियल कितने हैं, द अमीनो एसिड 10 है। तो द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम उसको कहेंगे जो बॉडी खुद बना देती है।
जो बॉडी खुद बना देती है उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, ग्लूटामिन है। तो ये तमाम क्या है, यानी इसकी भी 10 है, लेकिन आप हाई क्लासों में वो पढ़ेंगे कि वो कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हम बाहर से लेते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल 10 अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद बना देती है। लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। इसके बाद ये देखिए क्या है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, इस तरह स्ट्रक्चर होगा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, इस तरफ अमाइन ग्रुप्स, और इस तरह कार्बोक्सिल ग्रुप, और इस तरफ हाइड्रोजन होगा। तो इस अल्काइल की वजह से हम यानी मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड पढ़ेंगे। जब हम यानी आर की जगह CH3 लगा दे तो ये और अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर हम आर की जगह हाइड्रोजन लगा दे तो ये ग्लाइसिन में तब्दील हो जाएगा। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, आर की जगह हम हाइड्रोजन लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर हम यानी इथाइल ग्रुप्स लगा दे तो ये और अमीनो एसिड, तो ये 20 अमीनो एसिड यानी आर ग्रुप्स की जगह हम कौन सा ग्रुप्स लगाते हैं, तो इस वजह से मुख्तलिफ। तो ये कहते हैं कि इनोलिन इज ए होमोपॉलीमर। तो इनोलिन क्या है, होमोपॉलीमर है जो फ्रक्टोज से बनती है। यानी इनोलिन क्या है, होमोपॉलीमर है और ये फ्रक्टोज से बनती है। यानी फ्रक्टोज आपस में मिलकर इनोलिन बना सकती है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, यानी लीवर, मसल और ब्रेन में। तो ग्लाइकोजन यानी एनिमल्स में स्टोर होती है, एनिमल्स, और स्टार्च प्लांट स्टोरेज होती है। तो ग्लाइकोजन यानी एनिमल्स में स्टोर होती है, और कहाँ, लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा ली, लेकिन थोड़ी रिवाइज करवा दूंगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे जो बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकते और हम उससे यानी और चीज़ों से हासिल करेंगे। और नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड होंगे जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड क्या होंगे, कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे एंड वाटर सॉल्युबल। अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे, अमीनो एसिड कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। इन लिविंग इज नेचुरल एल अमीनो एसिड, यानी जनरली एल अमीनो एसिड होते हैं, जनरली एल अमीनो एसिड पाए जाते हैं जब NH2 लेफ्ट साइड पर होगा तो उसको हम यानी एल अमीनो एसिड कहेंगे, और जब NH2 राइट साइड पर है तो उसको हम डी अमीनो एसिड कहेंगे। इसको हम डी अमीनो एसिड और इसको हम एल अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, तो जनरली एल अमीनो एसिड ज़्यादातर मौजूद होती है और लिंग में एल अमीनो एसिड होती है। तो ऑल अमीनो एसिड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तमाम अमीनो एसिड यानी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन ये है, ग्लाइसिन क्या है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी तमाम अमीनो एसिड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ग्लाइसिन इज एसिमेट्रिक, तो इस वजह से ग्लाइसिन क्या है, एसिमेट्रिक है। बाकी तमाम यानी अमीनो एसिड क्या है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है और वो क्या है, एसिमेट्रिक है। ठीक है, सिर्फ ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है। यानी ग्लाइसिन क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है। आर की जगह हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, तो इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और बाकी तमाम अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और इस वजह से ये सिमेट्रिक हो गया और बाकी तमाम क्या होंगे, यानी एसिमेट्रिक होंगे। अमीनो एसिड को देके जो मिलकर प्रोटीन यानी बनाती दी है, तो उसमें एक ज्विटर आयन आती है। तो ज्विटर आयन को हम देखेंगे, और डी एल अमीनो एसिड मैंने बता दिया कि जब राइट साइड पर NH2 होगा तो उसको हम डी अमीनो एसिड कहेंगे। जब ये NH2 लेफ्ट साइड पर होंगे तो उसको हम यानी एल अमीनो एसिड कहेंगे। तो ये क्या है, यानी डी अमीनो एसिड है। अगर ये इस तरफ होगा तो ये यानी एल अमीनो एसिड होगा। तो इस जगह मैंने बनाया है, तो इसको हम डी अमीनो एसिड, क्योंकि NH2 राइट साइड पर है, अगर NH2 लेफ्ट साइड पर है तो हम इसको यानी एल अमीनो एसिड कहेंगे। तो हम ज्विटर आयंस पढ़ेंगे, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे। तो ज्विटर आयन यानी कार्बोक्सिलिक
ग्रुप क्या है, एसिडिक है, और NH3 क्या है, यानी ये बेसिक है। तो जिस कंपाउंड्स में बेसिक और एसिडिक दोनों मौजूद है तो हम इसको ज्विटर आयन कहेंगे। तो इसमें यानी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर यानी एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको यानी ज्विटर आयन कहेंगे। तो अमीनो एसिड में यानी ज्विटर आयन होती है, किस वजह से कि उनमें एसिड और बेस दोनों मौजूद होती है और दोनों आपस में बैलेंस करा देती है। यानी न ये कंपाउंड्स बेसिक बनता है न एसिडिक बनता है, क्योंकि उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों मौजूद है। तो ये आपस में यानी कन्फर्म करते हैं और होल चार्ज इस कंपाउंड्स पर नहीं आती। तो इस वजह से हम इसको यानी ज्विटर आयन कहेंगे। इनमें एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों मौजूद होती है। तो इस वजह से यानी होल चार्ज नहीं आती इस कंपाउंड्स पर। तो होल चार्ज न होने की वजह से हम इसको यानी ज्विटर आयन कहेंगे। तो इसको देख इस पर नेगेटिव साइन आएगा, इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, और ये दोनों एक ही कंपाउंड्स में आए हुए हैं अमीनो एसिड में। तो इस वजह से हम इस अमीनो एसिड को यानी ज्विटर आयंस कह सकते हैं। इस कंपाउंड्स को हम यानी ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन भी कह सकते हैं या इनर साल्ट भी कह सकते हैं। और ये अक्सर क्या होती है, लेवोरोटेटिव होती है। और लेवोरोटेटिव मैंने बता दिया कि लेवोरोटेटिव को हम माइनस से भी जाहिर कर सकते हैं और स्मॉल एल से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली लेवोरोटेटिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, ये अमीनो एसिड यानी लेवोरोटेटिव होगा। और ये देखे क्रिस्टलाइन होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर है। यानी एम्फोटेरिक तो मैंने बता दिया कि इस पर होल चार्ज यानी 0 होगा, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मौजूद है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होगा। इन और बॉडी इज एल अमीनो एसिड जनरली। और जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है अमीनो एसिड वो तकरीबन एल अमीनो एसिड होती है। यानी हमारे बॉडी में क्या होती है, एल अमीनो एसिड होती है। डी मैंने बता दिया कि क्या है, यानी डी अमीनो एसिड है। इसको हम डी अमीनो एसिड कहेंगे और इसको यानी एल अमीनो, क्योंकि NH ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, NH2 ग्रुप, तो इस वजह से अमीनो ग्रुप, तो इसको हम एल अमीनो एसिड कहेंगे। और जब अमीनो ग्रुप राइट साइड पर है तो हम इसको डी अमीनो एसिड कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज पर आ जाए अमीनो एसिड को, तो मैंने पहले भी बताया है कि कलरलेस है। क्या है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल है, बिहेवियर इन साल्ट यानी बिहेवियर साल्ट के, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो मैंने बता दिया कि ग्लाइसिन क्या होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और बाकी अमीनो एसिड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और उसके यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। प्रोटीन्स को देखे, प्रोटीन्स व्हेन मोर 100 अमीनो एसिड यानी मोर देन 100 अमीनो एसिड आपस में जॉइंट होकर पेप्टाइड लिंकेज के जरिए प्रोटीन्स बनाएंगे। यानी 100 से ज्यादा अमीनो एसिड यानी जॉइंट होंगे पेप्टाइड लिंकेज के जरिए और अमीनो यानी प्रोटीन्स बना देंगे ये अमीनो एसिड। मोर देन 100 यानी 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए प्रोटीन्स बना देंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन क्या है, यानी उसमें 51 अमीनो एसिड है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, फिर भी ये क्या है, प्रोटीन्स है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना देती है इंसुलिन। तो इस वजह से इंसुलिन एक एक्सेप्शन है। बाकी जो प्रोटीन्स है वो मोर देन 100 अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है इंसुलिन, जो 51 अमीनो एसिड से बनती हैं, क्योंकि उसके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर की वजह से हम इंसुलिन को हम प्रोटीन्स कहेंगे। और तमाम प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड से बनेंगे। तो अल्फा मैंने पहले भी बताया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है प्रोटीन्स की, तो ये कलर लेस होती है और टेस्ट लेस होती है। प्रोटीन्स कलरलेस और टेस्ट लेस होती है। और इनमें जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो यानी एक फाइबर प्रोटीन्स आती है और एक ग्लोबल प्रोटीन्स, तो मैं दोनों बताऊंगा। यानी एक वाटर सॉल्युबल होती है और एक वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो ये वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह हो सकती है, तो मैं बाद में बताऊंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखे, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और ये हम ब्रेक नहीं कर सकते।
यानी डीजेनरेशन के दौरान, यानी अगर हम डीजेनरेशन कर दे तो उसकी ब्रेकअप नहीं होती, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसकी ब्रेकेज नहीं होती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी अल्फा हेलिक्स भी हो सकती है और बीटा शीट भी हो सकती है। तो अल्फा हेलिक्स किस तरह होगी, तो अल्फा हेलिक्स इस तरह और बीटा इस तरह होगी। तो ये अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स यानी केराटिन में पाई जाती है और बीटा शीट यानी फिर बोन जो सिल्क है, तो सिल्क में यानी क्या होती है, यानी बीटा शीट होती है जो फेराबोन होती है और उसमें यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है। दूसरी बॉन्ड कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होती है प्रोटीन की, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, यानी 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगी और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज होगा या डाइसल्फोबिक इंटरेक्शन होगा, आयनिक इंटरेक्शन होगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वांडरवाल फोर्सेस होगी। तो इस वजह से जो यानी टर्शरी स्ट्रक्चर है वो यानी दोनों तरफ इस तरह उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यानी टर्शरी स्ट्रक्चर में ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्डिंग होती है और उसकी स्ट्रक्चर यानी फोल्ड की तरह होती है। तो ये उसकी यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर की जो बॉन्डिंग थी वो मैंने बता दी और उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसकी थोड़ी यानी इंफॉर्मेशन दे दी। 4 क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को देखें तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना देती है। और इसकी मिसाल क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, यानी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल प्रोटीन्स आते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चर लीनियर होती है, फाइब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चर यानी लीनियर होती है और ये वाटर इनसॉल्युबल है। फाइब्रस प्रोटीन लीनियर होती है और वाटर इनसॉल्युबल है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज होती है। और एग्जाम्पल क्या है, केराटिन है जो बालों में पाई जाती हैं, हेयर्स में, और कोलेजन है जो स्किन और बोन्स में पाए जाते हैं, और मायोसिन है जो मसल में पाए जाते हैं। तो ये तमाम क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है और ये वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर उसकी होती है और उसकी स्ट्रक्चर यानी कोलाइड होती है, वो वाटर सॉल्युबल होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होती है और फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल थी और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज होती है और साथ साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वांडरवाल फोर्स इंटरेक्शन, ये सब यानी इंटरेक्शन होती है। और ये यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स ब्लड में पाए जाती हैं। जो ब्लड है ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। इस तरह जो इंजाइम है, तो इंजाइमर आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिस तरह के क्या है आप देख सकते हैं कि इंजाइम क्या है, प्रोटीन्स तो है लेकिन कौन से प्रोटीन्स है, इंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो फॉर एग्जांपल में आप इंसुलिन को देखें, इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है, तो ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। एल्बामिन क्या है, यानी ब्लड में पाई जाती है, तो ये क्या है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। होमोग्लोबिन्स को देखें, होमोग्लोबिन्स आप ब्लड्स में देख सकते हैं और जो इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड से बना है, फिर भी ये क्या है, यानी प्रोटीन्स है। और इसके बाद यानी मायोग्लोबिन्स को आप देख सकते हैं, तो एंजाइम ग्लोबल प्रोटीन के आप ट्राइप्सिन यानी देख सकते हैं। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बुक्स में बताया हुआ है, लेकिन फिर देख ले, यानी अल्फा अमीनो एसिड और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, तो कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन को हटाकर यानी
H2O निकाल कर यानी इन दोनों के दरमियान यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आपस में बांड बन जाएगा और इस बांड को हम क्या कहेंगे यानी पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। इस बांड को हम यानी पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे जो किसके दरमियान है यानी CONH के दरमियान जो बांड्स है इसको हम क्या कहेंगे यानी पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज। तो यानी इससे हमने OH निकाल दिया इस कार्बन से और इस नाइट्रोजन से हम हाइड्रोजन निकाल दिया और H2O निकाल दिया, तो यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आपस में बांड बन गया और इस बांड को हम यानी पेप्टाइड बांड कहेंगे और ये अल्फा अमीनो एसिड से ये प्रोटीन्स बनेंगे, ज़्यादातर यानी अल्फा प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन्स में कम अज़ कम यानी 100 या इससे ज़्यादा अमीनो एसिड ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन्स में 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड ज़रूरी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इंसुलिन जो मैंने पहले बता दिया जिसमें 51 अमीनो एसिड है, लेकिन वो फिर भी क्या है प्रोटीन्स है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है यानी 100 होनी चाहिए अमीनो एसिड या 100 से ज़्यादा, लेकिन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है फिर भी वो प्रोटीन है क्योंकि वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट देती है। तो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट की वजह से ये प्रोटीन्स में आती है। तो प्रोटीन्स इन एसिड इनसॉल्युबल होती है, ये बायो की है यानी बायो वाले देख ले। प्रोटीन्स क्या है एसिड इनसॉल्युबल है और इंसुलिन एलोलिन क्या है इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो एलोलिन को हम यानी होमोपॉलीमर भी कह सकते हैं। एलोलिन क्या है होमोपॉलीमर है यानी एलोलिन को हम होमोपॉलीमर और एलोलिन क्या है यानी फ्रक्टोज से बनती है, इस वजह से हम इसको होमोपॉलीमर्स कहेंगे। इंसुलिन और एलोलिन में फ़र्क है कि एंजाइम क्या है यानी ग्लोबुलर प्रोटीन से बनता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस वजह से इसके यानी डिफरेंसेस देख ले। तो एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कैटलिस्ट क्या है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एंजाइम स्पेसिफिक होती है यानी हर रिएक्शन के लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम लेंगे, लेकिन कैटलिस्ट क्या है नॉन स्पेसिफिक है यानी एक कैटलिस्ट मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शनों के लिए इस्तेमाल होती है। और एंजाइम क्या है ऑर्गेनिक प्रोटीन्स है और कौन से प्रोटीन से बनता है ग्लोबुलर प्रोटीन से। और ये क्या है यानी आयंस है, ये आयनिक फॉर्म होती है और ये क्या होती है डीजनरेट होती है एट हाई टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर पर वो डिस्टर्ब होती है एंजाइम, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होती है। और एक यानी जो हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इज द एक्सेप्शन ऑफ टेम्परेचर। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जो टेम्परेचर पर यानी वो ज़्यादातर असरात नहीं रख सकते। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या कम है फिर भी वो क्या है यानी स्टेबल हालत में पाई जाती है, बाकी एंजाइम ख़राब हो जाते हैं यानी न ज़्यादा टेम्परेचर और न कम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लेकिन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो एक एक्सेप्शन है टेम्परेचर में। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन मेकअप ऑफ मोर देन यानी 50-55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। तो प्रोटीन्स क्या है मोर देन यानी 50 या 50 से ज़्यादा लेकर क्या है वेट ऑफ द सेल है। तो ईच प्रोटीन एज द सोर्सेज एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो प्रोटीन क्या है सोर्सेज है और ये स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं यानी जिसमें मोस्ट प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज कंटेनिंग ऑल नेसेसरी अमीनो एसिड इन इनफ अमाउंट। और इसी तरह जो अमीनो एसिड है हम यानी ऑब्टेन कर सकते हैं उससे हासिल कर सकते हैं एनिमल सोर्सेज एमल्स यानी एनिमल ज़राए से जो हम यानी अमीनो एसिड जिस अमीनो एसिड को हमें ज़रूरत है वो ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल सकती है। तो एनिमल सोर्सेज प्रोटीन्स पढ़ेंगे। एनिमल सोर्सेज प्रोटीन कौन सी है यानी वो एनिमल्स बता दे जिसमें प्रोटीन्स मौजूद है। तो फिश है, मीट है, एग है, मिल्क है, चीज़ है। फिश मछली, मीट यानी गोश्त, एग अंडा, मिल्क दूध और चीज़ क्या है यानी पनीर है। तो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या है यानी प्लांट्स में कौन से में यानी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो पल्सेस क्या है यानी दाल है और इसका बीन्स है जो लोबिया है। तो दाल और लोबिया में क्या होती है यानी प्रोटीन्स होती है एक्सेट्रा। और प्लांट सोर्सेज तो ये प्लांट्स के ज़राए है ऑफ प्रोटीन जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं एंड आर यूज्ड एज ए फूड सोर्सेज और हम यानी उसको खुराक में इस्तेमाल करते हैं।
यूजेज ऑफ प्रोटीन्स देखें तो प्रोटीन्स परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। तो प्रोटीन जो होती है बहुत यानी अहम फंक्शन अदा करती है जिसमें सच ए स्पीडिंग अप ए केमिकल रिएक्शन। जो हम यानी प्रोटीन्स जो इंजाइम है वो क्या है, स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। जिस तरह इंजाइम है ये क्या कहते हैं कि जो प्रोटीन्स के बने हैं इंजाइम वो स्पीड अप ऑफ रिएक्शन करा देते हैं। इस तरह ट्रांसपोर्ट पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन को उस जगह तक पहुंचा देती है। एंड रेगुलेटिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स, और इस तरह जो हम रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स को, यानी हार्मोन्स, तो हार्मोन्स आप जानते हैं बायो वाले, तो हार्मोन्स जब खारिज होती है तो किस वजह से, यानी प्रोटीन्स की वजह से, और प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं। यानी जब हमारे जिस्म में प्रोटीन्स की कमी है तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो इस वजह से यानी रेगुलेटिंग बॉडी रिस्पॉन्स करती है हार्मोन्स के। तो इस तरह अगर हम देखें एज ऑक्सीजन केयर के, तो प्रोटीन्स क्या है, होमोग्लोबिन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्शन इन द ब्लड। तो जो होमोग्लोबिन है वो प्रोटीन्स है, और होमोग्लोबिन क्या काम करती है, ये फंक्शन देती है जहां ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करती है ब्लड में, यानी ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, पहुंचा देती है, एक्ट एज ऑक्सीजन केयर, और ऑक्सीजन केयर कर देती है, यानी ऑक्सीजन को बरकरार रखती है। प्रोटीन्स आर यूज्ड एज फूड इन ह्यूमन बींग्स, और इस तरह हम प्रोटीन्स को यानी इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स जो एज द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो हम यानी एसेंशियल जो ज़रूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो रिएक्शन होती है उनके लिए भी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और इस तरह जो सेल के स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बनता है तो वो किससे, यानी प्रोटीन से, यानी ज़्यादातर स्ट्रक्चर में किसका हिस्सा होता है, प्रोटीन्स के। तो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें, यानी लाइक स्किन किससे बना है, प्रोटीन से। नेल्स नाखून भी प्रोटीन से। हेयर यानी ये भी प्रोटीन से बनते हैं। हुफ्स आप देख सकते हैं ये भी प्रोटीन से। हॉर्न्स भी प्रोटीन से। एंड फेदर आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, तो ये तमाम क्या है, यानी प्रोटीन से बनते हैं। स्किन, जिस्म, नील्स, नाखून, हेयर्स जो बाल्स है, और इस तरह हुफ्स जो है, तो हुफ्स यानी जो पाँव के जो जिस तरह होती है यानी सख्त, जो हम यानी प्रोटीन से बनते हैं। और इसी तरह जो हांस है, जो हांस हम सींग कहते हैं, जो जानवरों के सर पर जो सींग होती है वो किससे, प्रोटीन से बनते हैं। और इस तरह फीदर, तो ये क्या है, यानी प्रोटीन से बनते हैं। इसके बाद ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन आर द एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, एसेंशियल इन चिल्ड्रन। तो प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिज़िकली और मेंटली ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में बच्चों को ज़रूरत होती है। इस तरह इंजाइमेटिक एक्शन, यानी इंजाइम किससे बनते हैं, ग्लोबल और प्रोटीन से। तो इंजाइम आर प्रोटीन्स है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहती हैं कि विच आर प्रोड्यूस बाय द सेल, जो हम प्रोड्यूस करते हैं सेल में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो एंजाइम कैटलिस्ट है, कैटलाइज है बाय द केमिकल रिएक्शन गोइंग इन और बॉडीज। तो ये और बॉडी में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। तो इस वजह से एंजाइम को हम कैटलाइज कहेंगे। एज बॉडी रेगुलेटर, तो हार्मोन्स क्या है, एंड एंजाइम आर द केमिकल रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। तो जो हार्मोन्स है यानी खुराक के लिए या खुराक के लिए जो हम हार्मोन्स यानी खारिज करते हैं, तो ये क्या है, रेगुलेटर बॉडी हार्मोन्स है। और एंजाइम है जो हमें यानी प्रोटीन से बनते हैं, तो ये क्या है, यानी केमिकल रेगुलेटरी है बॉडी में। इसके बाद यानी इसको देखे कमर्शियल यूजेज ऑफ एंजाइम देखे, तो एंजाइम हेल्प इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज टेक्सटाइल। यानी एंजाइम क्या हेल्प करा देती है प्रोडक्ट्स में, जिस तरह के टेक्सटाइल में, डिटर्जेंट में, फूड एंड ब्रेवेज में ये मदद देती है। विनाइगर, तो विनाइगर एंड चीज़, यानी पनीर जो है और जो सिरका है, विनाइगर किसको कहते हैं, सिरके को, और चीज़ यानी पनीर यानी खमीर, आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑटोलाइजेशन ऑफ एंजाइम। तो ये किस वजह से होती है, यानी एंजाइम की वजह से होती है। जो विनाइगर सिरका होती है और चीज़ यानी जो खमीर होती है, ये क्या होती है, ऑटोलाइजेशन ऑफ एंजाइम इन बैक्टीरिया की वजह से एंड ईस्ट की वजह से। बॉडी डिफेंस सिस्टम, जो हम एंटीबॉडीज़ होती है यानी इम्यून सिस्टम जो हम कहते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ दैट हेल्प द फाइट अगेंस्ट डिजीजेज आर लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है या जो इम्यून सिस्टम हम उसको कहते हैं, तो ये मदद देती है प्रोटीन्स इसमें, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ
प्रोटीन्स इस्तेमाल होती है मालिक्यूल्स। अदर यूज ऑफ प्रोटीन्स क्या है? ए प्रोटीन कॉल ग्लाइटिन इज यूज्ड इन द बेकरी आइटम्स, और इस तरह हम प्रोटीन्स यानी जो ग्लाइटिन है वो बेकरी में इस्तेमाल करेंगे। एनिमल्स हिड आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इस तरह जो एनिमल्स की हिड्स होती है वो किससे बनती है? यानी प्रोटीन से बनती है। विच आर यूज्ड मेक लेदर, एंड लेदर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग शूज, जैकेट, स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह के लिए हम इसको यानी इस्तेमाल करते हैं। हिड्स आपने देखा होगा जो उसके जो ऊपर हिस्से का जो जिस्म जो हम कहते हैं स्किन, जो एनिमल्स की स्किन होती है वो किससे यानी प्रोटीन से बनती है, और उसको हम यानी शूज़, जैकेट्स और स्पोर्ट आइटम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एनिमल्स की जो स्किन होती है यानी ऊपर वाली स्किन, चमड़ा, यानी चमड़ा हम शूज़, जैकेट, स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स को देके हम इसमें एब्जॉर्ब करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे डीजेनरेशन ऑफ प्रोटीन या डीजेनरेटिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अगर हम क्वाटरनरी, टर्शरी या सेकेंडरी प्रोटीन्स स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं टेम्परेचर के साथ या पीएच के साथ, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि प्रोटीन्स की हमने डीजेनरेशन करवा दी। यानी डीजेनरेशन अगर आप प्रोटीन्स की करवाते हैं क्वाटरनरी, टर्शरी या सेकेंडरी की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम तब्दीली नहीं ला सकते। तो हम क्वाटरनरी से यानी प्राइमरी बना सकते हैं, टर्शरी से प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स है उसके हम यानी स्ट्रक्चर तब्दील नहीं कर सकते। तो हम प्रोटीन्स की यानी अगर डीजेनरेशन करते टेम्परेचर के साथ, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसकी यानी डिस्टर्ब होती है और वो दोबारा यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, हम टेम्परेचर के साथ यानी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है टर्शरी, क्वाटरनरी, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और वो फिर दोबारा यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा। तो मटेरियल ले ले, एग, और एक बीकर ले ले, वाटर ले ले, और इसमें यानी बर्न्स जो आप यानी जो जलाते हैं हीट के लिए वो भी ले ले। तो जो शुरू में जो अंडा है यानी आपने बग़ैर उबला हुआ अंडा देखा होगा, तो उसमें एल्बमिन होता है, और वो क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। एल्बमिन जो होता है यानी कच्चे अंडे में एल्बुमिन्स पाया जाता है, और वो क्या है? यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो अगर हम उसको उबाल दे, अंडे को उबाल दे, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो वाटर सॉल्युबल था वो क्या होगा? यानी फाइबर प्रोटीन्स में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और फाइबर्स प्रोटीन्स क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। तो एग ले ले केयरफुली, यानी बीकर द एग एंड पोर द कंटेंट ऑफ द एग इन द बीकर, और इस तरह यानी आप एग डाल दे यानी किसी बर्तन में और उसमें पानी डाल दे और उसके नीचे यानी आप बर्न कर दे। एब्जॉर्ब द कलर फ्लूइडिटी कंसंट्रेशन पीएच विद द पीएच पेपर। तो आप अगर फ्लूइडिटी देखते हैं या पीएच देखते हैं कंसंट्रेशन, टेक अनदर एग एंड बॉयल इट्स इनटू द वाटर। और इसी तरह यानी उन्होंने कहा कि आप 2 अंडे ले ले, एक अंडे को आप उबाल दे और दूसरे अंडे को अपनी जगह पर रख दे। तो जिसने उबाला हुआ है अंडा, उसको केयरफुली आप उससे यानी जो ऊपर हिस्सा है वो हटा दे, जो सिल्क है उसको हटाकर आप कलर दे के और उसको यानी दरमियान में उसको काट दे। तो आप कंपैरिजन कर दे जो उबला हुआ अंडा है और जो कच्चा अंडा है, उसके दरमियान डिफ्रेशिएट करे कि कौन सा नॉर्मल और डीजेनरेटेड प्रोटीन्स क्या हुआ, और एक्सप्लेन कर दे कि डीजेनरेटिंग प्रोटीन किस तरह होती है, और इससे हमें फिजिकल चेंज ऑफ एक प्रोटीन्स के देखती है। तो आप 2 अंडे ले ले, एक अंडे को पानी में उबाल दे और एक अंडे को रख दे। जो हम कच्चा हुआ अंडा है मैंने बता दिया, उसमें एल्बमिन होता है और उसमें क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। लेकिन जब हम अंडे को उबाल देते हैं तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स फाइब्रस प्रोटीन्स में तब्दील हो जाता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होती है और फाइब्रस प्रोटीन्स वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन में तब्दील हो जाएगा। तो हम यानी उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन्स होती है क्वाटरनरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम उसकी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो
क्वाटरनरी, टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो हम टेम्परेचर के ज़रिए उनको यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दील करवा सकते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर हम तब्दील नहीं कर सकते। तो इस वजह से कहते हैं कि हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के हम यानी डीजेनरेट कर सकते हैं, उसको यानी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि कच्चे अंडे में एब्लोमिन होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स फिर फाइबर्स प्रोटीन में तब्दील हो जाते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल है। तो इस तरह यानी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है अंडा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम दोबारा उसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।